हेलो पीपल, लेट्स सी दिस क्वेश्चन फ्रॉम 2005। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये भी एक आसान क्वेश्चन है। बट इससे पहले आप 2001 और 2020 का क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत सिमिलर है इसी क्वेश्चन के। एनीवेज, स्टेटमेंट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग डेटा पाथ ऑफ अ CPU. The ALU, the bus and all the registers in the path are of identical size. All operations, including incrementation of PC and the GPRs, are to be carried out in ALU. 2 clock cycles are needed for a memory read operation. The first one for loading address in MAR and the next one for loading data from the memory bus into the MDR. The instruction add R0, R1 has the register transfer interpretation of R0 gets the value of R0 plus R1. The minimum number of clock cycles needed for execution cycle of this instruction is. Then you have some options. ओके, तो आपको गिवन है ये इंस्ट्रक्शन और पूछा गया है कि इसे कितने क्लॉक साइकिल्स लगेंगे। इस इंस्ट्रक्शन को कितने क्लॉक साइकिल लगेंगे, यानी कि ये दिया हुआ है इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग। तो अब R0 और R1 को ऐड करना है। R0 और R1 हैं दो जनरल पर्पस रजिस्टर्स जो कि आपको मिलेंगे GPRs में, जनरल पर्पस रजिस्टर्स। अब ऐड करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा ALU, यानी कि सबसे पहले तो ये दोनों GPRs की वैल्यू कॉपी होनी चाहिए S और T में, जो कि हैं आपके टेम्परेरी बफर्स फॉर द ALU। ओके, क्योंकि ALU जो भी ऑपरेशन करेगा अपनी वैल्यूज इन्हीं दोनों बफर्स में से लेगा। That means step 1 and step 2 are going to be copying these two registers into S and T. तो T0 यानी कि या T1 कह लो, फर्स्ट क्लॉक साइकिल एंड सेकंड क्लॉक साइकिल, they will be loading T and S R0 और R1 की वैल्यू T एंड S में चलेगी। अब नेक्स्ट स्टेप आप ऐड कर सकते हैं, यानी कि अब ALU को इनपुट वैल्यूज मिल चुकी हैं, तो थर्ड क्लॉक साइकिल में आप क्या कर सकते हो, S प्लस T को सेव करवा दो R0 में, यानी कि जो भी वैल्यू यहां से आउटपुट होगी उसे आप एक टेम्परेरी रजिस्टर या किसी जनरल पर्पस रजिस्टर में सेव करवा दो। तो इन टोटल आपको लगे 3 साइकिल्स। ओके, सो योर आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 3। एनीवेज, हम देखते हैं कि कौन से कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट होंगे और डाटा एक्चुअली कैसे कॉपी होगा। फर्स्ट स्टेप के लिए आप इस T रजिस्टर को दोगे एक इनपुट सिग्नल, यानी कि बस पे जो भी है उसे कॉपी कर लो, सिर्फ ये T रजिस्टर को। अब T रजिस्टर जब ये क्लॉक साइकिल शुरू होगा इस बस से डाटा कॉपी करने लग जाएगा, यानी कि T in पहला कंट्रोल सिग्नल तो आप दोगे T in, और दूसरा इस बस पे डाटा भी तो वही होना चाहिए ना जो आप कॉपी करना चाहते हो, यानी कि ये R0 का डाटा। तो यहां पे आप R0 रजिस्टर को एक कंट्रोल सिग्नल दोगे R0 आउट, मतलब कि R0 अपनी वैल्यू बस पे डाल दे, R0 आउट। ओके, सो इन दोनों रजिस्टर्स को एक ही टाइम पे इन और आउट सिग्नल्स देने से ये आउटपुट करेगा और ये इनपुट करेगा, यानी कि वैल्यू कॉपी हो जाएगी। सिमिलरली यू कैन सी द सेकंड स्टेप, S in and R1 आउट। ओके, थर्ड स्टेप में क्या होगा, ALU को ऐड का सिग्नल चाहिए, ALU को मिलेगा ऐड सिग्नल और जो रिजल्ट आएगा वो हमने सेव करवाना है R0 में, यानी कि R0 को अब आप दे दो इन सिग्नल। ओके, तो ये हैं कंट्रोल सिग्नल्स और 3 क्लॉक साइकिल्स में हम ये बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सो आंसर इज 3। अब हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं और देखते हैं कि उसका आंसर क्या है। Instruction call rn, sub is a 2-word instruction. Assuming that PC is incremented during the fetch cycle of first word of instruction,
its register transfer interpretation is Rn is loaded with PC plus 1 and PC is loaded with memory at location PC. The minimum number of clock cycles needed during the execution cycle of instruction is. ठीक है, तो अब आपको इस इंस्ट्रक्शन की जो इम्प्लीमेंटेशन बताई गई है वो है ये, यानी कि इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए ये स्टेप्स कैरी आउट करने पड़ेंगे। पहली बात तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप समझने की कोशिश करो इन दोनों स्टेप्स में क्या हो रहा है। एनीवेज मैं डिस्कस करने लगा हूँ, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉल आर एन तो है कोई एक रजिस्टर, ठीक है, और सब है एड्रेस, यानी कि हम कॉल करना चाहते हैं किसी फंक्शन को, मीन्स हम जंप करेंगे। जैसे यहाँ पे सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन हो रही थी, आपने इनकाउंटर किया है कॉल इंस्ट्रक्शन को, ये कह रही है कि इस लाइन पे जंप कर जाओ, यहाँ पे कोई फंक्शन कॉल होगी सपोज, वहाँ से अब जब आप रिटर्न करोगे, यानी कि फंक्शन के एंड में रिटर्न लिखा हुआ है, तो आपको इस इंस्ट्रक्शन पे आना पड़ेगा, यानी कि इमीडिएटली जो कॉल से अगली इंस्ट्रक्शन थी वहाँ पर। ओके, अब क्योंकि आपको कॉल से जो अगली इंस्ट्रक्शन थी वहीं पर वापस आना था, तो ये तो आप यहाँ पे रिटर्न एड्रेस किसी रजिस्टर में सेव करवा रहे हो, यानी कि PC+1 जो अगली इंस्ट्रक्शन है जहाँ पे आपने वापस आना था, आप उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस किसी Rn नाम के रजिस्टर में सेव करवा रहे हो, क्योंकि अगर आप सेव ना करवाओ तो यहाँ पे रिटर्न कहाँ पे करोगे, यानी कि आपको कैसे पता चलेगा कि इसी लाइन पे वापस आना है। ओके, और एक और बात आप नोट करो, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ये एक 2 वर्ड इंस्ट्रक्शन है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक वर्ड है और यहाँ से यहाँ तक अगला वर्ड है। ये इंस्ट्रक्शन 2 वर्ड्स की है, जिसमें से दूसरा वर्ड तो एड्रेस ही है, यानी कि इस लाइन का एड्रेस जहाँ पे आपने जंप करना है उसका एड्रेस। ओके, सो सेकंड वर्ड में एक इफेक्टिव एड्रेस सेव्ड है, और आपको गिवन है जब आपने फर्स्ट वर्ड फेच किया उसी टाइम पे ही पीसी अपने आप इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि मान लो ये फेच हो चुका है तो पीसी इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि अब पीसी इसे पॉइंट कर रहा है। ओके, तो ये फेच होते सार पीसी इसे पॉइंट कर रहा है, और जो अगला काम आपने किया वो है ये। ओके, मीन्स पीसी को एक और पीसी में 1 ऐड करने के बाद आप उसे सेव करवा रहे हो Rn में। पीसी में 1 ऐड करना मतलब ये इस एड्रेस को आप सेव करवा रहे हो Rn में, यानी कि इस 2 वर्ड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद वापस कहाँ पे आना है, ये 2 एड्रेसेस कंज्यूम कर रही है एक इंस्ट्रक्शन, अगली इंस्ट्रक्शन यहाँ से बिगिन हो रही है और ये एड्रेस आपने सेव करवा दिया किसी जनरल पर्पस रजिस्टर में। मतलब कि एक काम तो हो गया, अब है कि एक्चुअल जंप कैसे परफॉर्म होगा, वो ये रहा। ये थोड़ी सी लाइन कॉम्प्लेक्स लग सकती है आपको, बट इसे समझने की कोशिश करो। फर्स्ट थिंग इज, यहाँ पे PC+1 लिख के आपने पीसी को इंक्रीमेंट नहीं किया, पीसी में तो अभी भी वही है, जस्ट वो PC+1 यहाँ पे सेव हो चुका है, पीसी को कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कि पीसी अभी भी इसी वर्ड को ही पॉइंट कर रहा है इसे। ओके, और एक और बात आप नोट करो, हमने अभी तक रिटर्न एड्रेस ही सेव किया है, हमने ये फैच नहीं किया। ओके, मींस ये अभी हमें फैच करना पड़ेगा। तो फैच करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस मेमोरी लोकेशन को एक रीड सिग्नल देना पड़ेगा, है ना, बिकॉज पीसी इसे पॉइंट कर रहा है जो हमने फैच करना है, और इसे एक रीड सिग्नल देंगे, वो फैच हो जाएगा। बट वो सेव कहाँ पे करवाना है, वो सेव करवाना है पीसी में। ये आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, मतलब ये लाइन आपको, अगर आप पहली बार ऐसी लाइन देख रहे हो, आपको अलग लग सकती है। मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। तो हमने ये वैल्यू, ये एड्रेस को रीड कर लिया इतना लिखकर, और इसे हम सेव करवा रहे हैं पीसी में, क्योंकि हम इस लाइन पे जंप करना चाहते हैं, और पीसी में हर बारी अगली लाइन का एड्रेस होता है। मतलब क्या हो रहा है, जो भी एड्रेस पीसी में है हम वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फैच करेंगे,
और अगर मैं पीसी में यही एड्रेस रख दूं, यानी कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अपने आप यही फेच होगी, मतलब हमने जंप परफॉर्म कर दिया। सो सिंपल। सो दिस लाइन सेव्स द रिटर्न एड्रेस एंड दिस वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जंप। ओके, अब आप नोट करो कि इन दो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए कितने क्लॉक साइकिल्स लगेंगे। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, फर्स्ट क्लॉक साइकिल में हम क्या करेंगे, पीसी इज इक्वल टू, पीसी को हम यहां पे एस में ले आएंगे, बिकॉज क्वेश्चन में आपको गिवन है कि पीसी की वैल्यू इंक्रीमेंट करने के लिए उसे पहले एएलयू में लाना पड़ेगा, यानी कि कोई भी रजिस्टर की वैल्यू आप इंक्रीमेंट करना चाहते हो, एएलयू उसमें लगेगा। ओके, सेकंड स्टेप कैन बी s+1 is saved into Rn। ओके, अब हम वैसे इससे कुछ अच्छा भी कर सकते थे, बट वी आर नॉट डूइंग दैट, बिकॉज अभी हम बेसिक सोल्यूशन समझते हैं, फिर हम समझेंगे कि सही और बेटर सोल्यूशन क्या है। थर्ड क्लॉक साइकिल इज, अब ये स्टेप आपने परफॉर्म कर दिया। थर्ड क्लॉक साइकिल में आप मेमोरी को एक्सेस करना चाहते हो एट लोकेशन पीसी। एक बात आप ध्यान रखो कि जब भी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर आपको डायग्राम में गिवन हो, मतलब कि ये रजिस्टर डायरेक्टली मेमोरी से कनेक्टेड है, और यही एक मेथड है मेमोरी को कोई एड्रेस प्रोवाइड करने का। मतलब कि जो भी एड्रेस आप एक्सेस करना चाहते हो, ये पीसी एड्रेस, सबसे पहले तो ये पीसी आपको रखना पड़ेगा MAR में, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में, फिर मेमोरी इस एड्रेस पे एक्सेस होगी। सेकंड थिंग इज कि मेमोरी डाटा रजिस्टर और मेमोरी में एक बस होगी जिसे हम कहते हैं डेटा बस, और जो भी मेमोरी से रीड होगा वो यहीं पे आके सेव हो जाएगा, या जो भी हम मेमोरी में राइट करना चाहते हैं उसे पहले यहां रखेंगे, बिकॉज डेटा बस सिर्फ इसी रजिस्टर से कनेक्टेड है, और ये है एड्रेस बस। एड्रेस बस, डेटा बस, कंबाइंडली इन्हें हम कहते हैं सिस्टम बस। सिस्टम बस में एक्चुअली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एड्रेस, डेटा एंड कंट्रोल। एनीवेज, सिस्टम बस मेमोरी और सीपीयू के बीच में एक बस है, और इंटरनल बस यानी कि ये वाली बस, इंटरनल बस सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स में डाटा ट्रांसफर करवाने के लिए है। यानी कि मान लो एएलयू का जो रिजल्ट आया आप यहाँ पे सेव करवाना चाहते हो, तो वो इंटरनल बस को यूज करेगा, या जनरल पर्पस रजिस्टर में कोई वैल्यू, जनरल पर्पस रजिस्टर में से कोई वैल्यू यहां पे लाना चाहते हो, वो भी इंटरनल बस को यूज करेगा। ओके, अब हम देखते हैं कि इसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। अब आपको पता है कि मेमोरी को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले ये पीसी की वैल्यू यानी कि एड्रेस हमें यहां रखना पड़ेगा। मींस मेमोरी एड्रेस रजिस्टर गेट्स अ वैल्यू फ्रॉम पीसी, सिंपल। सेकंड थिंग इज, अब आप मेमोरी को एक्सेस कर पाओगे, यानी कि आप मेमोरी को एक रीड सिग्नल दोगे, और जो भी डाटा मेमोरी में से मिलेगा हम उसे रख देंगे मेमोरी डाटा रजिस्टर में, यानी कि MDR गेट्स अ वैल्यू फ्रॉम मेमोरी। ओके, अब हमारी मेमोरी में से ये वैल्यू फेच होके MDR में आ गई। हमें कहाँ चाहिए थी? हमें चाहिए पीसी में। So simply you can copy this value from MDR to PC, यानी कि MDR होगा राइट में, वैल्यू इस तरफ ट्रेवल कर रही है। ओके, अब आप एक पॉइंट नोट करो कि इससे हम और भी छोटा करके लिख सकते थे, यानी कि इन्हें 5 क्लॉक साइकिल्स की तो जरूरत नहीं है। पहले आप खुद ट्राई करो कि इसे और छोटा कैसे किया जा सकता है, फिर मैं आपको कुछ हिंट देता हूं। अब आपने देखा कि हमारे पास 2 बसेस हैं, सिस्टम बस और इंटरनल बस। सिस्टम बस और इंटरनल बस क्योंकि 2 अलग अलग बसेस हैं, 2 अलग अलग हार्डवेयर हैं, इसका मतलब हम इन्हें साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर इंटरनल बस यहां से डाटा यहां ट्रांसफर करवा रही है, तो उसी टाइम हम मेमोरी में से डाटा रीड भी तो कर सकते हैं, क्योंकि हार्डवेयर ही अलग अलग है, कोई एक दूसरे से इंटरफेयर नहीं करेगा। तो इस पॉइंट को यूज करके हम इसे और कंडेंस करते हैं।
अब आप नोट करो, पीसी यहाँ पे अपनी वैल्यू दे रहा है एस को, यानी कि इस रजिस्टर से यहाँ से वैल्यू यहाँ जा रही है और ये बस यूज हो रही है। मतलब कि इसे हम आउटपुट सिग्नल देंगे, पीसी अपनी वैल्यू बस पे आउटपुट कर देगा और सिर्फ इसी रजिस्टर को हम रीड सिग्नल देंगे और ये वैल्यू रीड करता रहेगा। यानी कि यहाँ से वैल्यू आउटपुट हो रही है और ये रीड कर रहा है। दैट मीन्स इस साइकिल के लिए पूरी बस के पास पीसी की वैल्यू होगी। तो क्योंकि हम पीसी की वैल्यू MAR और S दोनों में ही कॉपी कर रहे हैं, तो क्यों ना इन्हें एक ही साइकिल में कर दिया जाए। यानी कि फर्स्ट क्लॉक साइकिल बिकम्स पीसी की वैल्यू हम MAR और S दोनों में कॉपी कर रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये एक साइकिल में किया जा सकता है या नहीं? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि पीसी की वैल्यू बस पे है, हम जितने मर्जी रजिस्टर्स को रीड सिग्नल देके उनमें ये वैल्यू कॉपी करवा सकते हैं। मींस हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये स्टेटमेंट सही है, यानी कि एक साइकिल में किया जा सकता है। अब आप देखो, यहाँ पे हम ALU को यूज कर रहे हैं और बस को यूज कर रहे हैं, यानी कि ALU इंक्रीमेंट कर रहा है और फिर वैल्यू बस से होके किसी रजिस्टर में कॉपी हो रही है। मींस इंटरनल बस इज बीइंग यूज्ड। अब क्योंकि यहाँ पे इंटरनल बस यूज हो रही है तो सिस्टम बस तो फ्री है। मींस इसी क्लॉक साइकिल में हम सिस्टम बस को भी यूज कर सकते हैं। तो T2 में एक तो ये ऑपरेशन होगा, यानी कि इंक्रीमेंटेड पीसी इज सेव्ड इनटू RN, और उसी के साथ साथ हम ये भी तो कर सकते हैं ना, यानी कि मेमोरी से रीड। मतलब कि यहाँ पे एक और चीज जो आप परफॉर्म कर सकते हो, दैट इज दिस। जो भी मेमोरी से रीड हो रहा है वो MDR में आ जाएगा इसी क्लॉक साइकिल में। अच्छा, अब आप पूछोगे इसे T1 में क्यों नहीं किया? T1 में तीनों ही कर देते हैं। तो उसका आंसर ये है कि T1 में हमारे पास एड्रेस ही नहीं था। मेमोरी को एक्सेस करने के लिए एक एड्रेस होना चाहिए, वो T1 में हमारे पास अवेलेबल नहीं था। एक्चुअली T1 में ही तो हम वो एड्रेस वहां पे सेव करवा रहे हैं, तो T1 के बाद ही हमें एड्रेस अवेलेबल होगा, यानी कि T2 इज द बेस्ट टाइम टू एक्सेस मेमोरी, क्योंकि उस टाइम सिस्टम बस भी फ्री है। नेक्स्ट थिंग इज, बची ये इंस्ट्रक्शन, इसे आप एक और क्लॉक साइकिल दे दो, यानी कि यहां पे थर्ड क्लॉक साइकिल में वैल्यू फ्रॉम MDR गेट्स कॉपीड इनटू PC। अब क्योंकि बिल्कुल पिछली इंस्ट्रक्शन में ही MDR को अपनी वैल्यू मिली, तो इसे तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में ही लिखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे तो MDR में करेक्ट वैल्यू थी ही नहीं, इस साइकिल के बाद वैल्यू अवेलेबल हुई, तो थर्ड क्लॉक साइकिल भी लगेगा। सो योर आंसर टू दिस क्वेश्चन कम्स आउट टू बी 3। ओके, अब इनके अगर आप कंट्रोल सिग्नल्स भी देखना चाहते हो तो यहाँ पे पीसी को हम देंगे आउट सिग्नल, यानी कि PC आउट, एंड S और MAR दोनों को हम देंगे इन, S इन, MAR इन। सिमिलरली आप ये सब खुद कर सकते हैं आई गेस। यहाँ पे देखो, ALU को हम देंगे इंक्रीमेंट सिग्नल और RN को हम देंगे इन सिग्नल, बिकॉज डेस्टिनेशन यहाँ पे RN है, सोर्स हमारा है ALU। सो ALU इंक्रीमेंट INC एंड RN गेट्स अ इन, RN इन। ओके, ये इन लिखा हुआ है। Similarly, memory is given a read signal, MDR is given a in signal। memory read यानी कि हम memory से read करना चाहते हैं, CPU read करना चाहता है, ये CPU प्रोवाइड कर रहा है सिग्नल। यहाँ पे एक सिग्नल जाएगा from CU, कंट्रोल यूनिट से एक सिग्नल जाएगा रीड। तो ये रीड ऐसा नहीं कि मेमोरी कुछ रीड करना चाहती है, एक्चुअली CPU कुछ रीड करना चाहता है, मतलब मेमोरी से वैल्यू हम ले रहे हैं। So memory gets a read signal, MDR gets a in signal। वैसे यहाँ पे आउट होगा और यहाँ पे इन होगा, PC में इन, MDR में आउट। ओके, सो योर आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 3 क्लॉक साइकिल्स। ये रहे आपके कंट्रोल सिग्नल्स, ये रहे उन क्लॉक साइकिल्स में क्या क्या हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन एंड आई ऑल्सो विश टू सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।